हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 247 पर। तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी क्या होते हैं, कौन कौन से वो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये आपकी एक बेसिक क्लास है और किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उस सब्जेक्ट का बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो पहली क्लास हमारी हो चुकी है, यानी इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी हो चुकी है, उसको जरूर देखिएगा। देन उसके बाद आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत, इसको भी आपको देखना है अगर आगे की जर्नी अपनी एग्रोनॉमी के अंदर आसान करनी है तो। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। खासकर वो स्टूडेंट्स को जरूर देखना जो बीएससी एग्रीकल्चर अभी कर रहे हैं और सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आता है कि डिफाइन एग्रोनॉमी एंड इट्स प्रिंसिपल। एग्रोनॉमी क्या होता है, सस्य विज्ञान क्या होता है, उसको डिफाइन करें और उसके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जो है उनको एक्सप्लेन करने। पूरा जो है आपका 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं हर एक चीज यहां पर क्लियर करने वाला हूं। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारा जो है कंटेंट वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी यूट्यूब की क्लासेस हैं उनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, डेली क्विज़ेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। कोई डिस्कशन करना है वो भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है सेमेस्टर एग्जाम, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, यूपी कैटेट, यूपी कैटेट यूजी, पीजी, इन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ जो है, जो मैंने प्रीवियस क्लास करवाई थी तो उस समय मैंने आपसे एक वादा किया था, तो वो पहले मैं अपना वादा निभा लेता हूं, फिर हम जो है अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, अपने मेन मुद्दे पर आएंगे। मैंने वादा क्या किया था, वहां पर मैंने आपको ऑयल सीड क्रॉप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी और वहां पर मैंने बताया था कि ऑयल सीड क्रॉप जो है आपकी एडिबल ऑयल सीड होती है, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप होती है। तो एडिबल ऑयल सीड के अंदर मैंने आपको पता ही दिया था, ग्राउंडनट होती है, सिसेम हो गया, मस्टर्ड हो गया और सोयाबीन, ये सभी क्या है एडिबल के अंदर आते हैं। नॉन एडिबल के अंदर आपका कैस्टर आता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने आपको जेट्रोफा यानी डीजल प्लांट के बारे में भी बताया था और उस समय मेरे माइंड के अंदर उस समय तुरंत ही इमीडिएट क्लिक किया था, तो मैं उस समय आपको पिक्चर नहीं दिखा पाया था और आप लोगों ने इन प्लांट को देखा भी नहीं होगा, तो सोचा आपकी एग्रोनॉमी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर दूं, है ना, पिक्चर को दिखा के आपको आइडेंटिफाई कर दूं। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दिखाऊंगा, तो मैंने अपना वादा जो है किया था वो उस वादे को निभाया। यहाँ पर मैं आपको देखिए, ये कैस्टर का प्लांट है, ये उसके सीड है और ये जो है जेट्रोपा का प्लांट है यानी डीजल प्लांट और ये उसके सीड है। दोनों के सीड आपके ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आ रहे हैं, बस इसके सीड जो जेट्रोपा के सीड है वो क्या है, कैस्टर के सीड से थोड़े बड़े हैं। ये आपका नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप है। ठीक है, इसको मेनली हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको क्या है फ्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। चले अब अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए थोड़ा इंजन तो गर्म करना ही पड़ेगा, है ना। तो लास्ट सेशन के अंदर जो हमने पढ़ा था उसी को हल्का सा रिवाइज करते हैं, फिर हम अपनी जो है मेन टॉपिक की तरफ जंप करेंगे। तो मैंने एग्रोनॉमी के अंदर क्या बताया था कि एग्रोनॉमी क्या है, आपका ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका होता है एग्रोज और दूसरा कौन सा है, नोमोज। एग्रोज का मतलब मैंने आपको बताया था कि फील्ड या फिर क्षेत्र होता है और नोमोज का मतलब होता है मैनेजमेंट। फील्ड या क्षेत्र के अंदर हम क्या करेंगे, बताओ फील्ड या क्षेत्र के अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, है ना। और नोमोज का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, यानी एक खेत के अंदर, एक फील्ड के अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी कहा जाता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीज हमें कौन बताता है, ये चीज बताता है एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स, यानी कि एग्रोनॉमी के सिद्धांत, सस्य विज्ञान के सिद्धांत ये चीज बताते हैं। थोड़ी सी चीज जो है आपको समझ आ रही होगी, अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा
जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी कहते किसे, यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत होते क्या है। बस थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिए, आपको ये क्लियर कर दूंगा, फिर हम सस्य विज्ञान के सिद्धांत की तरफ चलेंगे, यानी कि कौन कौन से हैं सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले क्रॉप के बारे में जान लेते हैं। ये वर्ड आपको नजर आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन। आगे एग्रोनॉमी के अंदर या पूरी एग्रीकल्चर में आपके पास पता नहीं कितनी बार आप ये क्रॉप वर्ड यूज करेंगे। इस क्रॉप का मतलब क्या है, आपने अपने फोन की गैलरी में गए होंगे ना, फोन के गैलरी में क्या है, एक फोटो होती है, उस फोटो को क्या है, क्रॉप कर देते हैं आप, ये वो वाला क्रॉप है ना। नहीं बुद्धू, ये वो वाला क्रॉप नहीं है यार, ये क्रॉप थोड़ा अलग है। इस क्रॉप के अंदर क्या है, देखिए, ये मान लीजिए एक फील्ड है, ये फील्ड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिए प्लीज, सभी स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिए, मैं क्रॉप बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फील्ड है, इसके अंदर क्या किया हमने, पौधों को लगाया। इसके अंदर हमने क्या किया, पौधों को लगाया। कौन से पौधों को लगाया, गेहूं के पौधों को लगाया। ये जितने भी प्लांट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, गेहूं के हैं। और एक बात बताइए, हमने यहाँ पर इस खेत के अंदर गेहूं के पौधों को क्यों लगाया, बताइए, गेहूं के पौधों को हमने यहाँ पर क्यों लगाया। कोई फार्मर के दिमाग में या फिर हमारे दिमाग में कोई कमी थी कि हम गए कि यार चलो ठीक है, खेत खाली पड़ा है, हमने यहाँ पर फसल लगा दी? नहीं ना, कोई पर्पस होगा हमारा इस खेत के अंदर फसल लगाने का। बताओ क्या पर्पस है, हाँ बोलो। ओके, राहुल बोल रहे हैं कि सर उसको खाने के लिए, यानी कि उसको कंज्यूम करने के लिए, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए। इकोनॉमिक पर्पस के लिए यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, इस खेत के अंदर जो है पौधों को लगाया। किसके पौधों को लगाया, गेहूं के पौधों को लगाया, प्लांट्स को लगाया। अब देखिए, इस फील्ड के अंदर हमने क्या किया, गेहूं के पौधों को लगाया। एक पौधा तो नहीं लगाया ना, हमने बहुत सारे लगाए। तो गेहूं के पौधे जितने भी हैं वो सारे के सारे एक जैसे दिखाई देंगे, है ना। खेत को इमेजिन करो, खेत को इमेजिन करो जिसके अंदर गेहूं खड़े हैं, वो सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो पौधे, ऐसे पौधे जो क्या है, देखने में सेम है, जिनको सोयल सेम चाहिए, जिनको न्यूट्रिएंट सेम चाहिए, जिनको जो है आपका सनलाइट सेम चाहिए, जिनको अदर जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी क्या है, सेम चाहिए। और उसको क्या कर रहे हैं हम, अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए, यानी कि हम अपने लाभ के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आर्थिक लाभ के लिए क्या कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, क्रॉप कह देते हैं, या उसी को क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा जो है मैं और इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है। इस खेत के अंदर मैंने क्या किया, एक प्लांट यहाँ पर लगा दिया और एक प्लांट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। क्या ये फसल कहलाएगी, क्या ये क्रॉप कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, एक या दो है, इसको हम फसल नहीं कहेंगे। फसल या क्रॉप के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, ज्यादा होते हैं। अब मान लीजिए नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर मैंने 10 या 12 कर दिया, और वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक मेज का हो गया, एक पैडी का हो गया, एक सोरगम का हो गया, एक पर्ल मिलेट का हो गया। तो क्या हम इसको फसल कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी की सारी फसल के लिए, क्रॉप के लिए क्या होने चाहिए, सारे के सारे प्लांट्स क्या है, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर मान लीजिए ये फील्ड है और इस फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, फार्मर ने भी कुछ नहीं किया, अपने आप जो है इसके अंदर पौधे उग गए, और उनका हमारी लाइफ के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा कोई भी उनके साथ लेना देना नहीं है, हमारे वो किसी भी काम नहीं आने वाले हैं, और वो आपके देखने में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। एक जैसा नेचर चाहिए, एक जैसा क्लाइमेट चाहिए, सोयल एक जैसी चाहिए, फर्टिलाइजर एक जैसे चाहिए, इरीगेशन एक जैसी चाहिए। तो क्या वो क्रॉप कहलाएगी, क्या वो फसल कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फसल के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी क्रॉप की डेफिनेशन के लिए, फसल की डेफिनेशन के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन सी हैं कि वो क्या है, नंबर ऑफ, उनका नंबर क्या है, ज्यादा होने चाहिए, वो लार्ज नंबर में होने चाहिए, प्लस जो है वो सिमिलर होने चाहिए, यानी कि जो उनको कंडीशन चाहिए वो क्या है, सिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा उनका इकोनॉमिक पर्पस होना चाहिए, यानी कि हम क्या है, उनको इकोनॉमिक, आर्थिक लाभ के लिए क्या करेंगे, उगाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है।
है, एग्रोनॉमी वर्ड आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। और हल्का सा मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में भी आपको बता ही दिया है। यानी कि एग्रोनॉमी कहते हैं कि फील्ड के अंदर, देखिए बार बार चीज मैं इसलिए यहां पर थोड़ा रिपीट कर रहा हूं ये स्टार्टिंग, क्योंकि आपको अगर ये चीज समझ नहीं आई ना कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, तो आगे की क्लास आपको समझ नहीं आने वाली है। आगे की क्लास आपको समझ नहीं आने वाली, फिर वही चीज हो जाएगी क्या कि पूरी रामायण सुन ली, फिर आप कहोगे कि सीता है ना, सीता माता जो है वो वाली चीज हो जाएगी। कहावत आपने सुनी होगी ना, वही सीन हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन को मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि क्षेत्र के अंदर, एक फील्ड के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन करना और उसका मैनेजमेंट करना, वो क्या एग्रोनॉमी कहलाता है। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स। ये कौन बताता है, एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स। तो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स के बारे में अब हम यहां पर बात करेंगे। चलिए, मुझे छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं यहां से आपसे पूछता हूं, आपको हां या ना में आंसर करना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, हां या ना में आंसर करिएगा फटाफट जो है कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे एक बात बताइए, आपके पास पैडी के सीड है, यानी कि धान के बीज हैं, क्या आप उनको कभी भी बीज को जो है सोइंग कर सकते हैं, कभी भी सीड की सोइंग कर सकते हैं, यस और नो। आप खेत के अंदर पानी, हमेशा खेत के अंदर पानी हमें लगाता रहना चाहिए, यस और नो। क्या फसल को जो है हम कभी भी काट सकते हैं, यस और नो। क्या हम न्यूट्रिएंट्स जो है खेत के अंदर हमेशा हमें अप्लाई करने चाहिए, यस और नो। बताओ आपके क्या आंसर रहेंगे, है ना। तो यही चीज, यानी कि इन क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है, इन क्वेश्चंस के आंसर देता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत। यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत आपके वो रूल्स या वो गाइडलाइंस होते हैं, वो नियम या वो सिद्धांत होते हैं, सॉरी वो नियम या वो दिशा निर्देश होते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें किस समय बुआई करनी है खेत में, किस समय खेत को तैयार करना है, किस समय खेत के अंदर बीज की बुआई करनी है, किस समय पानी लगाना है, किस समय फर्टिलाइजर डालना है और किस समय जो है हमें क्रॉप को हार्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत बताते हैं। अब बताओ, कोई डाउट किसी को? अब बताओ मुझे, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है ना, यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत आपको क्लियर हो गए। सस्य विज्ञान के सिद्धांत आपके क्या हैं, वो रूल्स या वो गाइडलाइंस हैं जो हमें ये दिशा निर्देश देते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, कब कौन सी प्रैक्टिसेस हमें करनी है और कितने जो है करनी है, कितने अमाउंट में हमें फर्टिलाइजर डालने हैं, कितने अमाउंट में हमें इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत कहते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या बताई थी कि जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊंगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिससे आगे की जर्नी, यानी कि जो क्वेश्चन आता है ना आपसे कि पैडी क्रॉप का क्रॉप प्रोडक्शन जो है बताइए, वीट क्रॉप का क्रॉप प्रोडक्शन जो है समझाइए, वीट क्रॉप के इन पॉइंट्स पर जो है बात कीजिए। 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आता है कि नहीं आता है? तो वही जो है अब मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एग्रोनॉमी क्या है और उसके सिद्धांत को जो है एक्सप्लेन कीजिए, विस्तार पूर्वक समझाइए, तो वो क्वेश्चन यहां से आपका पूरा होगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कि मान लीजिए पैडी के क्रॉप प्रोडक्शन को आपको बताना है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज करने हैं, वो सारे यही स्टेप्स यूज करने हैं जो यहां पर हम बात करेंगे। अब जो है थोड़ा हम इस क्लास से हटके चलते हैं। आप जो है सभी जो लोग, यानी कि जो स्टूडेंट्स फैमिली फार्मर बैकग्राउंड से हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी। बट जो स्टूडेंट फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी थोड़ा सोच के देखिए। मुझे एक बात बताइए, आपके पास एक खेत है, ठीक है, ये आपके पास एक खेत है, इस खेत के अंदर क्या करना है, आपको पैडी लगानी है, मान लीजिए धान आपको लगाना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे, एक कह रहा है कि इसमें, हाँ बताइए आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। कुछ कह रहे हैं कि सर जो है हम पहले खेत को तैयार करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि सर हम मार्केट से बीज लेके आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि सर हम जो है खेत के अंदर बुआई करेंगे। अरे भाई, बुआई करोगे, बीज लेके आओगे, खेत को तैयार करोगे, सारी बात सही है, लेकिन मैनेजमेंट कहाँ है यहाँ?
एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट तो आपने यूज़ किया नहीं, ये तो कल वाली बात कर दी जो मैंने आपको सब्जी बनानी सिखाई थी कि है ना, किचन है, किचन के अंदर क्या गया, आलू की सब्जी बनानी थी, आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर सीधा आलू डाले, ऊपर से तेल डाला और प्याज डाला, ऐसे सब्जी बनाई। सब्जी ऐसे थोड़ी बनती है, पहले आलू लोगे, उसको धोगे, फिर उसको कट करोगे, चॉप करोगे, उसके बाद कढ़ाई के अंदर तेल लोगे, तड़का लगाओगे, फिर जो है आलू का जो है आप उसको डाल के, पानी डाल के उसकी सब्जी बनाओगे। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से चलोगे ना। तो अब बताइए, आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। जैसे आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको पहले सोचना पड़ा ना कि यार आलू की सब्जी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, कहाँ कहाँ से वो मैं चीज़ लेके आऊँगा, ये चीज़ आपने सोची। सेम उसी तरीके से जब आप क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी कि मुझे कितने खेत के, कितने एरिया के अंदर मुझे पैडी की क्रॉप लगानी है, कौन सी वैरायटी लगानी है, ठीक है। और आपका जो है जनरली और चीज़ें जो आपको चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पानी की व्यवस्था करूँगा, कहाँ से खाद की व्यवस्था करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ना, ये जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन आप लिखोगे, जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन लिखोगे, हर कहीं आपके काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। क्या करोगे? प्लानिंग करोगे कि मुझे सोर्सेज जो है कहाँ से लेके आने हैं, रिसोर्सेज कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या करोगे? आप खेत को तैयार करोगे। खेत को ही तैयार करोगे ना, देन उसके बाद आप वैरायटी को सिलेक्ट करोगे कि इस खेत के अंदर कौन सी वैरायटी जो है मुझे लगानी है। वैरायटी को सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करोगे? आप मार्केट से जो है सीड लेके आओगे, और सीड लाने के बाद फिर क्या है, आप उसे खेत के अंदर जो है सोइंग कर दोगे, यानी उसकी क्या है, आप बुआई कर दोगे। बुआई करने के बाद वो बीज क्या है, आपका जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद फिर आप क्या करोगे? बताओ। खेत के अंदर बीज के साथ साथ कौन उगेंगे? खरपतवार उगेंगे। सीक्वेंस में चलना, ठीक है। सारी चीज इमेजिन जो है अपने दिमाग के अंदर सोचते रहना, इमेजिन करते रहना। तो खरपतवार यानी वीड उगेंगे, फिर उन वीड को आप उखाड़ोगे। उसके बाद क्या करोगे? खेत के अंदर आप फसल उगी, उसको पानी भी तो चाहिए होगा ना, तो अब उसके अंदर क्या है, आप पानी डालोगे। पानी के साथ साथ क्या है, अब जब पानी डालोगे और जब फसल आपकी उगेगी, बड़ी होगी, तो उसके अंदर बीमारियां भी लगेंगी, कीड़े भी उसके अंदर लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी उसके अंदर होगी। तो आप क्या करोगे? प्रोटेक्शन या फिर मैनेजमेंट यहाँ पर इन सभी चीज़ों का करोगे। ये सब कुछ पार होने के बाद फिर फाइनली क्या है, आपकी क्रॉप जो है तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, और आप क्या करोगे? उसको हार्वेस्ट कर लोगे। तो इस सीक्वेंस में सारी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। इस सीक्वेंस के अंदर क्या है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चलेंगी। क्या क्या करने वाले हैं आप? सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, है ना। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, देन उसके बाद क्या है, आपका टिलेज किया जाएगा, यानी फील्ड को प्रिपेयर किया जाएगा। फिर यहाँ पर सीड, या पहले वैरायटी सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सीड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर सोइंग करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आपका वीड मैनेजमेंट, यानी वीड को यहाँ पर उखाड़ेंगे। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप इरिगेशन करेंगे, है ना, यानी कि वाटर जो है फील्ड के अंदर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है, यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे किससे? इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज से, और न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है तो उनकी भी क्या है, पूर्ति करेंगे। और लास्ट में आप क्या कर लेंगे? हार्वेस्टिंग कर लेंगे। लास्ट में क्या है, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। सारे पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में लिख लीजिए, सारे पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में लिख लीजिए, क्योंकि आगे की क्लास जो है हमारी इसी सीक्वेंस में होने वाली है, ठीक है। आगे की क्लास हमारी इसी सीक्वेंस में होने वाली है, और आपको ये सारे पॉइंट इसी सीक्वेंस में याद रखने, और पेपर के अंदर भी इसी सीक्वेंस में लिख के आने हैं। एग्जामिनर मजाल का है आपके नंबर काट ले, है ना, नंबर नहीं काट पाएगा वो आपके, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को क्या किया है, यहाँ पर जो है डिफाइन किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं, अब देखिए एग्रोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, उनका कहीं ना कहीं अल्टीमेट रोल क्या है? उनका कहीं ना कहीं अल्टीमेट रोल क्या है? जो रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट करना, जो क्रॉप प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनका मैनेजमेंट करना, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन के फैक्टर कौन से? अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। एग्रोनॉमी के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को पढ़ लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। इकोनॉमिक्स आपको बोरिंग लगती होगी, एग्रोनॉमी तो नहीं लग रही है ना, है ना। एग्रोनॉमी इजी है, ओके। चलिए देखिए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके 4 होते हैं, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट जरूर है लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है, याद रखिएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। लैंड किसे कहते हैं? कहोगे सर जो खेत होता है उसको हम लैंड कह देते हैं, यानी कि भूमि उसे कह दिया जाता है। नहीं, यहां पर यानी इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का मतलब क्या है, भूमि का मतलब क्या है? जितनी भी नेचुरल चीजें, यानी जितनी, जैसे ये जमीन है ना, इस जमीन के ऊपर जितनी भी नेचुरल चीजें प्रेजेंट हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? लैंड कहलाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं, या फिर उसे क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है। अब मेरी बात सुनिए, कौन कौन सी हैं? सोयल हो गया, वाटर हो गया, इसके अलावा एयर होगी। ये सभी के सभी क्या है? नेचुरल चीजें हैं जो हमें क्या है? नेचर के द्वारा दी गई हैं। मिनरल्स हो गए, वो क्या है? आपकी नेचुरल चीजें हैं जो हमें नेचर के द्वारा दी गई हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? लैंड कहलाती है। लेबर का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हैं, यानी श्रमिक, यानी कि यहाँ पर फार्मर की बात हो रही है। कैपिटल किसे कहा जाता है? इस बात को ध्यान से समझिए, है इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बट क्या है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना। एक होता है वेल्थ और एक होता है कैपिटल। ये चीज मैं देखिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी हर एक चीज क्लियर होती चले, है ना। अब रिसोर्सिस का ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए, कुछ भी आपका कंफ्यूजन ना रहे। कैपिटल किसे कहते हैं? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, बेशक ज्यादा होंगे, फिलहाल 100 रुपए रखिए। 100 रुपए आपके जेब के अंदर रखे हैं, तो क्या वो आपकी पूंजी कहलाएगी? क्या वो कैपिटल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो क्या है? आपका धन, यानी वेल्थ कहलाएगा, वो आपका धन कहलाएगा। ठीक है, 100 रुपए क्या है? आपका धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो धन कहलाएगा, पूंजी नहीं कहलाएगा। अब धन और पूंजी के अंदर देखिए क्या फर्क है। 100 रुपए आपकी जेब के अंदर है, ये आपके धन है, यानी कि वेल्थ है। अगर इस 100 रुपए में से आपने 20 रुपए किसके अंदर लगा दिए? प्रोडक्शन के अंदर लगा दिए, यानी कि फसल उत्पादन में लगा दिए, किसी भी बिजनेस में लगा दिए, जहां से क्या है, या तो वो डबल होंगे या वो भी चले जाएंगे, है ना। तो उस पैसे को हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे या फिर पूंजी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे या फिर पूंजी कहेंगे। तो 100 रुपए आपका धन या वेल्थ है, लेकिन 100 रुपए में से अगर आप 20 रुपए यूज कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल या पूंजी कहलाता है। तो यहां पर कैपिटल का मतलब क्या है बताइए? कैपिटल का मतलब यहां पर आपका पैसे से भी है, जो आप क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज तो लैंड के अंदर हो जाएंगे। जो आपके पास खुद के रिसोर्सेज हैं, लाइक ट्रैक्टर है, हैरो है, स्प्रे करने के लिए पंपिंग मशीन है, सीड ड्रिल है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके कैपिटल कहलाएंगे, पूंजी कहलाएंगे। और एंटरप्राइज का मतलब होता है जो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये 4 फैक्टर आपके जरूरी होते हैं। तो एग्रोनॉमी के अंदर भी क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये चारों फैक्टर क्या है? आपके जरूरी हैं। एग्रोनॉमी के अंदर भी क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये चारों फैक्टर जरूरी हैं। तो एग्रोनॉमी के अंदर ये चारों के चारों फैक्टर ही क्या है आपके? इनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि ये सेफ रहें फ्यूचर के लिए और आज की हमारी नीड भी पूरी हो जाए। यही इसका मेन रोल होता है, मेन सिद्धांत होता है। और इसीलिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? प्लानिंग बताई थी। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? प्लानिंग बताई थी। प्लानिंग हमें क्या करनी है? प्लानिंग हमें यही करनी है कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उनको किस तरीके से प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। आगे चलते हैं तो अगला प्रिंसिपल देखिए क्या है। अगला प्रिंसिपल क्या था? अब क्या करेंगे? हम खेत को तैयार करेंगे, यानी कि लैंड प्रिपरेशन, यानी कि जो है आपका क्या आ जाएगा यहां पर? मेनली टिलेज। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ लैंड यानी भूमि की तैयारी। ठीक है, भूमि की तैयारी की जाएगी, खेत की तैयारी यहां पर की जाएगी। तो खेत की तैयारी किससे करेंगे? हम टिलेज से करेंगे। अब हर एक, हालांकि टिलेज को हम आगे चल के जो है डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, बस इतना ही, दैट्स इट, है ना। टिलेज क्या है वो आपके आगे अपने आप में डिटेल टॉपिक है, इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, आगे की चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है, आगे की चीज़ें क्या है आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो टिलेज देखिए क्या होता है। ये खेत आप देख रहे हैं, इस खेत के अंदर ये ट्रैक्टर चल रहा है। ये ट्रैक्टर क्या कर रहा है? आपका जो हार्ड जमीन है, जो
सख्त जमीन है उसको क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है। सिंपल शब्दों में कहूं तो उसको क्या कर रहा है, उस मिट्टी को वो तोड़ रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। क्यों तोड़ रहा है, वो इसलिए तोड़ रहा है ताकि क्या है, आप इसके अंदर सीड की सोइंग कर सके, आसानी से बीज की बुआई कर सके। भाई एक हार्ड जमीन है, यानी कि एक ऐसी जमीन है जिसका सरफेस क्या है, हार्ड है, क्या आप इसके ऊपर सीड की बुआई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। तो सीड की बुआई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जमीन को जो है वो सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि जमीन को जो है आपको भुरभुरा बनाना पड़ेगा। और इस जमीन को भुरभुरा कैसे बनाएंगे आप, हाथों से तो बनाने से गए, है ना, हाथ से तो आप ये चीज कर नहीं पाएंगे। ये कैसे करेंगे, आप किसी हैवी या भारी भरकम इंप्लीमेंट्स का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब जमीन को यानी लैंड को, सोयल सरफेस को या फील्ड को जब हम क्या करते हैं, किसी हैवी इंप्लीमेंट से उसके अपर सरफेस को जो है तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, मैकेनिकली या फिजिकली जो है उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन में एक्टिविटी करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टिलेज कहते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो है सोयल भुरभुरी हो जाएगी और उसके अंदर क्या हम बीज की बुआई कर देंगे और उससे क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन अच्छा होगा। इसके अलावा बताइए मुझे टिलेज के और क्या क्या फायदे हैं। टिलेज के और क्या फायदे हैं, खेत के अंदर आपको खरपतवार नजर आ रहे हैं, खरपतवार नजर आ रहे हैं, तो टिलेज आपका क्या करता है, वीड का, यानी कि टिलेज क्या करता है, वीड को मैनेजमेंट करता है, वीड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका जो खेत है उसकी फिजिकल कंडीशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, इंप्रूव करता है। खेत के नीचे जो हार्ड लेयर होती है उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है। जो FYM आपने इसके अंदर डाला है, जो न्यूट्रिएंट डाले हैं उनको अच्छे से मिक्स करता है। खेत के अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट है, उनके एग्स हैं या उनकी लार्वी स्टेज जो है उनको क्या करता है, वो खत्म करता है, डेड करता है। तो ये सभी के सभी क्या है, टिलेज के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आगे चल के हम टिलेज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, जीरो टिलेज, इसके अलावा आपका जो है मिनिमम टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, ये सारी टर्म हम आगे चल के पढ़ेंगे एक अलग जो है क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपका ये प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट जो है आप बताइए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे आप वैरायटी का सिलेक्शन। फील्ड आपका प्रिपेयर हो चुका है, अब आप करेंगे वैरायटी का सिलेक्शन। तो वैरायटी के सिलेक्शन में बताइए अब आप क्या करेंगे, है ना। उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन जो है हम सोल्व कर लेते हैं, MCQ, जो यहां से आपका इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, यानी निम्नलिखित में से कौन जुताई का उद्देश्य है, यानी कौन सा जुताई का उद्देश्य है वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। हाँ तो बताइए भाई, मैंने आपको सारी चीजें बताई। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है, प्रिपेयर आइडियल सीड बेड फॉर जर्मिनेशन, यानी अंकुरण के लिए उपयुक्त बीज सैया तैयार करना। बिल्कुल, ये आपका क्या है, टिलेज का जो है ऑब्जेक्टिव है। भाई सीड की सोइंग करनी है, या फिर जैसे पैडी है, पैडी के आपको क्या करना है, सोइंग, उसकी सीडलिंग तैयार करनी है। तो सीडलिंग तैयार करने के लिए आपको बेड प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहां पर आप सीड को बोएंगे, उसके बाद फिर उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेके जाएंगे। सब्जियों की जो है वह पहले सीडलिंग तैयार की जाती है, पौध तैयार की जाती है, तो उसके लिए क्या है, सीड बेड आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ना। नेक्स्ट आपका वीड एंड पेस्ट को कंट्रोल करने का भी ऑब्जेक्टिव इसका है। सोयल की फिजिकल कंडीशन को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है, अच्छी बनाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके जनरली जो है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी के सभी क्या है, टिलेज के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सोयल फिजिकल कंडीशन यहां पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इंक्रीज करता है, यानी सोयल की फिजिकल कंडीशन को, भौतिक जो आपकी स्थिति होती है उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। तो अगला प्रिंसिपल क्या होगा बताओ। अब क्या करना है, हमें वैरायटी को सिलेक्ट करना है। किसको, वैरायटी को सिलेक्ट करना है। तो वैरायटी हम कैसी सिलेक्ट करेंगे, वैरायटी हम ऐसी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए जो हमने खेत तैयार किया है ना, जो हमने खेत तैयार किया वो वैरायटी क्या है, इस सोयल कंडीशन के अंदर सुटेबल हो, है ना, इस सोयल कंडीशन के अंदर सुटेबल हो। इरिगेशन का जो वाटर, जितना पानी हमारे पास सिंचाई के लिए अवेलेबल है, वो पानी उस फसल के लिए क्या हो, सुटेबल हो, सफिशिएंट हो। जो न्यूट्रिएंट इस सोयल के अंदर है वो न्यूट्रिएंट उस क्रॉप के लिए, उस वैरायटी के लिए क्या है, सफिशिएंट हो। उस यानी कि वो वैरायटी क्या है आपकी, अगर मान लीजिए उस एरिया के अंदर कोई इंसेक्ट पेस्ट का इंसिडेंस ज़्यादा है या डिजीज का इंसिडेंस ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या है, वो रेजिस्टेंस हो। और सबसे बड़ी बात, वो वैरायटी आपकी हाई यील्ड देने वाली होनी चाहिए, यानी ज़्यादा उत्पादन देने वाली होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ कौन बता रहा है, आपका
एग्रोनॉमी के सिद्धांत बता रहे हैं कि हमें वैरायटी को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। समझ आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी का प्रैक्टिकली इस्तेमाल कहाँ होता है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी का प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है कि इसको लैंड को प्रिपेयर करने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कब प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। वैरायटी को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करनी है, कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए वैरायटी को सिलेक्ट करना है। अब हमने वैरायटी सिलेक्ट कर लिया, अब बात आ जाती है सीड पे। यहां पर दो सीड आप देख रहे हैं, एक सीड ऊपर रहा, एक सीड नीचे रहा। नीचे वाला खराब सीड है, ऊपर वाला अच्छा सीड है, आपको अच्छे से नजर आ रहा है। अब बताइए मुझे, आप फसल उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा सीड इस्तेमाल करेंगे? फसल उत्पादन के लिए ये आपका नंबर 1 लगा लीजिए इसको, ठीक है। ये नंबर 2 है। कमेंट के अंदर बताइए नंबर 1 या नंबर 2। हाँ बताइए फटाफट, आप जो है इनमें से कौन सा सीड इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1 वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या है, ये अच्छा है और ये क्या है, आपका डिजीज अफेक्टेड है, इसमें बीमारी लगी हुई है, ये आपका अच्छा नहीं है ना। तो फसल उत्पादन इससे अच्छी होगी। तो यानी कि सीड का सिलेक्शन हमें कैसे करना है? सीड का सिलेक्शन हमें ऐसे करना है कि वो क्या होना चाहिए, आपका डिजीज फ्री होना चाहिए, उसके अंदर किसी तरीके की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। वो सीड क्या है, आपका जेनेटिकली और फिजिकली क्या है, प्योर होना चाहिए। अब बात ये आ जाती है इसके बारे में भी, सीड के बारे में और सीड सोइंग के बारे में, सीड मेथड्स के बारे में भी आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी के अंदर ये पढ़ना है हमें, है ना। सोइंग मेथड्स आगे चल के हमें डिटेल में पढ़ने हैं, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बीज कहते किसे हैं, सीड किसे कहा जाता है, बताइए। बीज आप किसे कहेंगे? जैसे ये प्लांट है भाई, रेड कलर यूज नहीं करना है ना। आपको पता है ब्लैक कलर के ऊपर अगर रेड कलर यूज करते हैं तो ये गुनाह माना जाता है ना। ये क्या है, एक गुनाह माना जाता है, तो रेड कलर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कभी मैं कर दूं तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर क्या है, फ्लावरिंग आई, और इस फ्लावरिंग के थ्रू क्या है, आपके ये बीज जो है बन गए। चलो ये एरो ऐसे लगा लो, चलो ये बीज बन गया, तो यही बीज कहलाता है क्या, सीड हम इसे ही कहेंगे। एग्रोनॉमी के केस के अंदर क्या सीड यही कहलाएगा? नहीं, है ना। ये सीड आपका बोटनिकली आपका ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है उससे आपका सीड बनता है, उसे हम क्या कह देते हैं, बीज कह देते हैं या सीड कह देते हैं। लेकिन इसके अलावा प्लांट का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट, चाहे वो प्लांट की जड़ हो, चाहे वो प्लांट का तना हो, चाहे वो प्लांट की पत्ती हो, चाहे वो प्लांट का कोई अदर पार्ट हो, उसको अगर हम फर्दर क्या कर रहे हैं, नए प्लांट बनाने के लिए, नए पौधे बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे सीड कह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आज का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो कौन सा हो जाता है, सीड एंड मेथड ऑफ सोइंग, यानी बीज का सिलेक्शन कैसे करना है, मेथड ऑफ सोइंग के बारे में आपको बता रहा हूं। हालांकि आगे चल के डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेथड ऑफ सोइंग देखिए, आपके ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, डिबलिंग, लाइन सोइंग, बहुत सारे मेथड ऑफ सोइंग होते हैं। हम फिलहाल यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं वीट का, गेहूं का। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है छिटकवा विधि, जिसके अंदर क्या है, खेत के अंदर हम बीजों को लेते हैं और इस तरीके से छिड़क देते हैं और इस तरीके से बुआई कर देते हैं, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर बताया गया। इस मेथड के अंदर क्या है, बीज की वेस्टेज ज्यादा होती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस यहाँ पर कोई भी नहीं होता है भाई, कहीं भी बीज गिर जाएगा खेत के अंदर। देख रहे हो ना, आप लोगों ने की भी होगी ऐसी बुआई, और नहीं की होगी तो आपने देखा होगा। इतने आप कोई मतलब कि दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हो, अपने भारत से ही हो, और यहाँ पर ये चीजें नॉर्मल है, आपने रास्ता चलते या कहीं ना कहीं देखा ही होगा इस चीज को, है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग या छिटकाव बुआई जो है, ये आपकी क्या, इसके अंदर बीज को लेते हैं और जो तैयार खेत होता है उसके अंदर इस तरीके से फेंक के जो है आपका जो है बुआई कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रिलिंग या फिर लाइन सोइंग जिसे कहते हैं, जिसके लिए हम सीड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपकी, यानी कि जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर इस तरीके से लाइनें बनेंगी, ठीक है, यहाँ की मिट्टी निकलेगी और इस लाइनों के अंदर क्या, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जो है सीड आपका इन मशीन में, यहाँ पर क्या है पाइप लगी होती है, उन पाइप के थ्रू सीड जो है आपका जाएगा। उसके बाद ये लाइनें क्या है आपकी बंद होती जाती हैं। तो इसे हम ड्रिलिंग या फिर लाइन सोइंग जो है इसे कहा जाता है, यानी कतारों की में बुआई कहते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है डिबलिंग। डिबलिंग के अंदर देखिए क्या करते हैं, जैसा कि आप ये खेत देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, हम जो है पहले ऐसे होल बनाते हैं और उस होल के अंदर क्या है फिर सीड को डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या हो रहा था, लाइन बन रही थी, यहाँ पर लाइन बन रही थी और यहाँ पर क्या बन रहा है, होल बन रहा है जहाँ पर हमें सीड को डालना है। तो ये क्या है, डिबलिंग मेथड होता है। अब देखिए आपके ये जैसे यानी कि जो भी हम सोइंग मेथड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड मेनली वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर क्या है आपका एरिया छोटा हो, जहां पर क्या है मेनली आपके जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर अवेलेबल ना हो, यानी कि आपको लगता है कि यार हमने मान लीजिए ऐसे प्रॉपर लाइन में सोइंग की या होल में इस तरीके से यानी डिबलिंग मेथड से सोइंग की, तो इनमें क्या आपका टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास ना रिसोर्सेज प्रॉपर है ना मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीका है, तो फिर आपको इतनी मेहनत क्यों करनी है ना। तो ये मेनली हम इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडकास्टिंग उन जगहों पर जहाँ पर क्या है इरीगेशन की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पर इरीगेशन की अवेलेबिलिटी जो है कम रहती है, यानी सिंचाई का पानी ज्यादातर नहीं होता है, ड्रॉट कंडीशन जहां होती है वहां पर हम ये जो है मेथड इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे हम गेहूं की बात करें तो इस मेथड के अंदर गेहूं का बीज लगभग कितना चाहिए होता है, इस कंडीशन के अंदर 125 केजी पर हेक्टेयर के आसपास चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर क्या है बीज की मात्रा भी हमें क्या है ज़्यादा चाहिए होती है। डिबलिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पर जो है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर के अराउंड जो है हमें बीज की जरूरत होती है। अब थोड़ी सी मेहनत आप खुद भी कर लो, है ना, थोड़ी सी मेहनत आप खुद भी कर लो और आप मुझे ड्रिलिंग या फिर लाइन सोइंग का जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि कितने बीज की आवश्यकता होती है, बताना जरूर, ठीक है, बताना जरूर। आपके लिए इतनी मेहनत करके इतनी बेहतरीन क्लास लेके आ रहा हूँ, हर एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, तो इतना सा तो आंसर आप दे ही सकते हैं, आखिरकार मेरे स्टूडेंट्स हो आप, है ना, तो इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ सोइंग यानी बुआई का समय। आप मुझे आप बताओ आप किस समय बुआई करोगे, है ना। आपने खेत तैयार कर लिया यानी प्लानिंग कर ली, खेत तैयार कर लिया, वैरायटी सेलेक्ट कर ली, बीज सेलेक्ट कर लिया, सोइंग मेथड भी सेलेक्ट कर लिया, आप कौन से, अब उसके बाद क्या करेंगे आप, बुआई का समय, बुआई किस समय करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि क्या हम किसी भी बीज को कभी भी बो सकते हैं, नहीं, हर एक फसल का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी समय क्या है उसकी बुआई की जाती है। तो यहाँ पर देखिए एग्रोनॉमी ऑफ यानी कि प्रिंसिपल जो है हमें बताते हैं, एग्रोनॉमी के सस्य विज्ञान के सिद्धांत हमें बताते हैं कि हमें कब सोइंग करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वीट की यानी गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं की बुआई कब होती है बताओ, अक्टूबर नवंबर में की जाती है, नोट कर लीजिए ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पैडी की तो पैडी की जो है ट्रांसप्लांटिंग कब की जाती है, जून जुलाई मंथ के अंदर की जाती है कि नहीं की जाती है। भाई किताबों के रट्टे मत मारो, थोड़ा प्रैक्टिकली दिमाग को घुमाओ। आप जब जो है बाहर जाते हो या फिर निकलते हो, उठते बैठते हो, तो आंख बंद करके तो जाते नहीं हो, चीजों को देखते होंगे ना, ऑब्जर्व करते होंगे। अगर नहीं करते हो तो अब से ऑब्जर्व करने लगो। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, फालतू की चीजें ऑब्जर्व नहीं करनी है, जो ऑब्जर्व करने की चीज है वो चीज ऑब्जर्व करो। खेत को ऑब्जर्व करो कि किस समय कौन सी फसल लगी हुई है और जिस समय आप उस फसल को देख रहे हो वो कौन सी स्टेज पर है, यानी वो जर्मिनेट हो रही है, अंकुरित हो रही है, या फिर उस पर फूल लग रहे हैं, या फिर उस पर जो है फल लग रहा है, किस समय कौन सी स्टेज आपकी चल रही है। इसको जिस दिन आपने इस तरह का माइंड सेट कर लिया ना, एग्रीकल्चर आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, है ना, एग्रीकल्चर आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो पैडी की जो है ट्रांसप्लांटिंग कब की जाती है, जून जुलाई के अंदर की जाती है। ग्राउंडनट मूंगफली की बताओ भाई, मूंगफली हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो, तो इसकी मैं बता देता हूं, जून जुलाई में ही क्या है इसकी भी हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। जून जुलाई में ही क्या है इसकी भी सोइंग की जाती है। इसके अलावा चलिए आपका सोयाबीन, वो भी क्या है आपकी खरीफ सीजन यानी जून जुलाई के ही अंदर उसकी भी सोइंग की जाती है। ब्लैक ग्राम यानी कि जो है आपका उर्द जिसे कहते हैं वो जायद में यानी कि फरवरी मार्च के अंदर क्या है आपकी उसकी सोइंग की जाती है। तो इस तरीके से क्या है हर एक क्रॉप का, हर एक फसल का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस समय क्या करते हैं हम उसकी सोइंग करते हैं। अब हमने सोइंग कर दी, लेकिन सोइंग की डेप्थ कितनी रखनी है, बुआई की गहराई कितनी रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। हर एक फसल का हालांकि वेरी करता है,
क्रॉप टू क्रॉप या फसल टू फसल वेरी करता है कि सोइंग की डेप्थ कितनी रखनी है, लेकिन एक जनरल क्राइटेरिया आप जान लीजिए, जिसका बीज छोटा होगा उसकी बुआई हम जो है अपर सरफेस पर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, इस खेत की जो ये सरफेस लेयर आप सोइल देख रहे हैं, जिसका बीज छोटा है उसकी बुआई हम ऊपर करेंगे। थोड़ा सा ऊपर क्यों करेंगे उसकी बुआई, मेरी बात सुनिए, ये मिट्टी की सतह है, अगर हमने बीज की बुआई मान लीजिए गहराई में कर दी तो ये बीज तो छोटा है ना, ये बीज छोटा है। अब जब ये जर्मिनेट करेगा, है ना, जब ये बीज जर्मिनेट करेगा तो मुझे बताइए क्या ये बीज मिट्टी के बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि बीज छोटा है। सर बीज छोटा है तो उससे क्या फर्क हो रहा है? उससे फर्क ये हो रहा है, अगर आपने सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा सीड एंड सोइंग मेथड जब आपको करवाऊंगा तब, ठीक है। बीज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो सबसे ऊपर का जो कोट, सबसे ऊपर का जो आवरण होता है उसे कहते हैं हम सीड कोट। इसके अंदर आपका होता है एंडोस्पर्म या फिर उसे हम क्या कहते हैं, कोटिलोडोन, और इसी के अंदर आपका होता है एक एम्ब्रियो। तो सीड के ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सीड कोट आपका इन दोनों पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, एम्ब्रियो बाद में प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है, एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर होता है जो कि सीड के जर्मिनेशन के समय क्या इस्तेमाल होता है। अब इसके पास कम खाना है, आप कम खाना खाओगे तो ज्यादा काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना, कम एनर्जी मिलेगी आपको। तो ये सीड छोटा है तो इसके अंदर जो एंडोस्पर्म या कोटिलोडोन है उसके अंदर फूड भी कम है, तो अगर आपने उसको गहराई में बो दिया तो वो क्या है, मिट्टी के ऊपर आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि पौधे खाना तो तभी बना पाएंगे जब उसको सनलाइट मिलेगी, जब क्या है उसके अंदर पत्तियां निकल के आएंगी, और पत्तियां तब निकलेंगी जब क्या है वो मिट्टी के ऊपर आ पाएगा। तो इसीलिए छोटे बीज को ज्यादा गहराई में नहीं बोते हैं, छोटे बीज को हम कितनी गहराई लगते हैं, एवरेज 3 से 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, लिख लीजिए, है ना। छोटे बीज की बुआई हम 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक ही करते हैं। नोट कर लीजिए कौन कौन से आते हैं छोटे बीज के अंदर आपके, पैडी हो गया, इसके अलावा वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सभी के सभी क्या है छोटे बीज के अंदर। बड़े बीज यानी कि जैसे कि आपका जिनका साइज बड़ा, जैसे कि बंगाल ग्राम यानी कि काला चना जो होता है, मटर जो है, फ्रेंच बीन यानी राजमा जो हो गया, ये क्या है इनका बीज साइज में बड़ा होता है। काबुली चना उसका भी साइज में क्या है बड़ा बीज होता है। तो इनको हम लगभग कितना 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। मूंगफली, ठीक है, मूंगफली उसका भी बीज बड़ा होता है, तो 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। तो जो बीज छोटे होते हैं उनको क्या है जो है सतही बुआई यानी उथली यानी ऊपर की तरफ जो है जमीन के ऊपर के भाग में उनकी बुआई की जाती है। जो बीज थोड़े साइज में बड़े होते हैं उनको क्या है गहराई में क्या करते हैं, बोते हैं। समझ आ गई इतनी बात? अब एक बात और समझिए, देखिए, एडजस्ट डेप्थ एज पर सोइल टाइप एंड मॉइस्चर, है ना, यानी कि यहाँ पर बीज की बुआई जो है डेप्थ जो है वो हम सोइल के मॉइस्चर के अकॉर्डिंग भी रखते हैं और सोइल के टाइप के अकॉर्डिंग भी रखते हैं। लाइक अगर क्या है सैंडी सोइल है यानी कि रेतीली मिट्टी है तो उसमें क्या है वो ज़्यादा सॉफ्ट होगी, भुरभुरी होगी, तो थोड़ा सीड अगर हमने डेप्थ में भी बो दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आ जाएगा निकल कर। लेकिन चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी तो हार्ड हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या हमें बुआई थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी। मॉइस्चर का क्या सीन है, सोइल अगर मान लीजिए पानी कम है या मॉइस्चर कम है तो क्या है ऊपर की सरफेस जो है जल्दी सूख जाएगी, तो जो है बीज को जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए होगा, तो उसे क्या है हमें थोड़ा गहराई में बोना पड़ेगा ताकि उसे क्या है मॉइस्चर मिलता रहे। तो ये सारी चीजें क्या है हमें ध्यान रखनी होती हैं। और एक रीजन और भी है कि जो है हम छोटे सीड को ऊपर क्यों बोते हैं और बड़े सीड को नीचे क्यों बोते हैं, है ना, क्योंकि बड़े सीड को भी हम ऊपर बो सकते हैं क्योंकि उससे भी तो क्या है आपका जनरली जो है तुरंत ऊपर निकलेगा और उससे पत्तियां जल्दी निकल जाएंगी। लेकिन बड़े सीड को हम थोड़ा सा नीचे इसलिए भी बोते हैं क्योंकि जिनके सीड बड़े होते हैं साइज में वो ज्यादातर डाइकोट होते हैं। वो कैसे होते हैं, ज्यादातर डाइकोट होते हैं, और उनके ज्यादातर डाइकोट होते हैं, ये बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, कभी कहो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है।
ये क्या है, टैप रूट होती है। और जिनके सीड यानी जो ग्रैमिनी फैमिली जिनके सीड छोटे होते हैं उनकी सीड कैसे, उनकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती हैं। तो ये फाइब्रस रूट है तो ये क्या है, जमीन को अच्छे से पकड़ लेती है तो पौधा गिरता नहीं है। लेकिन टैप रूट एक सिंगल रूट है, बाद में इसमें से क्या है आपकी फर्दर रूट्स निकलती हैं, सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, तो ये क्या है आपका पौधा जमीन को अच्छे से पकड़ नहीं पाता, जिससे उखड़ने का खतरा रहता है। तो इस वजह से भी हम थोड़ी गहराई रखते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, डेप्थ ऑफ सोइंग के बारे में था, जिसके बारे में हम आगे जब सीड एंड सोइंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पर डिटेल में इस चीज को पढ़ने वाले हैं, है ना। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, चलिए बिल्कुल ओके ओके है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वीड कंट्रोल या फिर खरपतवार नियंत्रण। वीड किसे कहते हैं, आप भी कभी कभी किसी की लाइफ में वीड बनते होंगे, है ना। या फिर कोई आपस में दो लोग बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं, आपस में क्लास में कोई दो लोग बैठे हैं या फिर मान लीजिए ग्रुप बैठा है और उसमें क्या है आप जो है कुछ हड़कंप करने चले गए, शरारतें करने चले गए, तो आप क्या है, वीड है, आप क्या है, खरपतवार है। अब सुनिए खरपतवार क्या होता है, आइडिया लगा थोड़ा सा। तो खरपतवार आपके वो प्लांट होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है, जिनका कोई भी इकोनॉमिक यूज नहीं होता है। क्या इसे हम खरपतवार की डेफिनेशन कह सकते हैं? नहीं, खरपतवार भी हमारे काम आते हैं, उनका भी मेडिसिनल यूज होता है। धतूरा देखा है आपने, धतूरा, उसका मेडिसिनल यूज होता है और वो किसके अंदर आता है, खरपतवार के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, खरपतवार के अंदर आता है। तो क्या है आपके वीड किसे कहता है, कहा जाता है, आप मेरी बात सुनिए। जैसे ये मान लीजिए एक खेत है, इस खेत के अंदर मैंने क्या है, वीट क्रॉप यानी गेहूं को लगाया हुआ है। अब इस गेहूं के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा पौधा उग गया जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है और अपने आप ही उग गया, उसकी मुझे जरूरत नहीं है और अपने आप ही उग गया। जैसे किसी को आपकी जरूरत नहीं है और आप फिर भी उसकी लाइफ के अंदर जा रहे हो, फिर भी उसकी लाइफ के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हो, तो आप क्या हो, खरपतवार हो, आप क्या हो, वीड हो, है ना। आप देख लो कौन कौन सा खरपतवार है, कौन कौन सा वीड है, ठीक है, वो आप खुद देख लो, डिसाइड कर लो। तो यहाँ पर जनरली क्या है, ये खेत है, इसके अंदर गेहूं लगाया हुआ है और इसके अंदर कोई ऐसा पौधा उग जाता है जो कि वीट का नहीं है, गेहूं का नहीं है, तो वो खरपतवार कहलाएगा, वो वीड कहलाएगा। चाहे वो पौधा आपका जो जनरली जो है किसी दूसरे ही क्रॉप का क्यों ना हो, है ना, चाहे वो पौधा सरसों का हो, चाहे वो पौधा किसी दूसरी फसल का ही क्यों ना हो, तब भी वो खरपतवार कहलाएगा। यानी वीड की डेफिनेशन क्या है, खरपतवार की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा पौधा जो कि क्या है, ऐसी जगह उगा हुआ है जहां पर उसकी जरूरत नहीं है और जहां पर उसकी क्या है, आवश्यकता नहीं है, तो उसे हम वीड कह देते हैं, खरपतवार कह देते हैं। इकोनॉमिक यूज नहीं है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ खरपतवार आपके उनका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल पर्पज के लिए का इस्तेमाल होता है। अमरवेल, कसकुटा जिसे कहते हैं, उसको भी मेडिसिनल पर्पस के लिए हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। धतूरा, उसको भी हम मेडिसिनल पर्पस के लिए कई बार इस्तेमाल करते हैं। वीड मैनेजमेंट जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आप देखिए वीड को कंट्रोल करना जरूरी, क्यों, आप अच्छे से जानते हैं ना। अब जो फालतू के लोग होते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, वो क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, है ना कुछ एक्स्ट्रा ही जो है लोगों का नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है। ये खरपतवार जो है ये क्या करते हैं, मेन फसल को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो पानी चाहिए होता है, जो वाटर चाहिए होता है, उसको क्या करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह ये खुद ले लेते हैं। तो इससे क्या फसल को नुकसान होता है, इसीलिए इनको क्या है, कंट्रोल करना होता है। तो वीडिंग हमें कब करनी है, कैसे करनी है और कितनी बार वीडिंग करनी है, ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बताते हैं, यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत हमें ये चीज बताते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड सॉइल फर्टिलिटी। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड सॉइल फर्टिलिटी, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। एग्रोनॉमी हमें ये भी चीज बताएगी, एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल, सस्य विज्ञान के सिद्धांत हमें ये भी बताते हैं कि हमें किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि एक बार आपने इस खेत से फसल ले ली, चलिए ठीक है, एक बार आपने इस खेत से फसल ले ली, उसके बाद इसकी फर्टिलिटी लेवल कम हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फर्टिलाइजर, मैन्योर, FYM उनको मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनकी कमी आप पूरी कर सके, है ना। तो जब आप इसके अंदर फसल को उगाएंगे तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको जो आपका रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, वो फुलफिल हो सके और फसल क्या आपकी अच्छी हो सके, जिससे उत्पादन क्या हो सके, अच्छा हो सके। क्योंकि प्रिंसिपल्स का अल्टीमेट रोल क्या है
कम से कम रिसोर्सिस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। कल मैंने एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक ये है कि उस चीज़ की कीमत आप मार्केट में ज़्यादा बढ़ाकर बेच दो। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी कीमत में वो चीज़ बनी है उससे और कीमत में बनाने की उसको कोशिश करो। अगर आपने कीमत बढ़ाई तो लोग आपके प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, अगर आपने उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी तो आपका मुनाफा हो जाएगा ना। तो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स यही बताते हैं कि किस तरीके से कम रिसोर्सेज का यूज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपके टोटल कितने 17 होते हैं। अगर आप एक प्लांट की एनालिसिस करते हो तो लगभग क्या है आपको इसको 90 न्यूट्रिएंट्स जो है इसके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें, अब इसेंशियल क्या करते होते हैं वो हम जब इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक करेंगे तब करेंगे। फिलहाल इतना जानिए, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके टोटल 17 होते हैं और ये 17 न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके जनरली जो है पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यानी वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी हमें यह भी बताता है किस तरीके से हमें सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हमें रखनी है ताकि क्या है हमें जो है कंटिन्यू हम जो है उससे फसल लेते रहे। यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार क्रॉप रोटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, फसलों को अदल बदल कर जो है यहाँ पर बोते हैं ताकि फर्टिलिटी क्या है मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगला प्रिंसिपल देखिए कौन सा है। अगला प्रिंसिपल है वाटर मैनेजमेंट का। अब फसल को पानी भी चाहिए, बताए थे ना, फसल को पानी भी चाहिए, क्रॉप को पानी भी चाहिए। तो फसल को किस समय पानी देना है, कितना पानी देना है और कौन से मेथड से देना है, ये हमें प्रिंसिपल बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां पर क्या है पानी की कमी है, जहां पर पानी की कमी है तो आप वहां पर क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी टपका विधि जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, टपका विधि जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। इस विधि से क्या करेंगे आप सिंचाई करेंगे, है ना। जहां पर पानी बहुत ज़्यादा है वहां पर आप फ्लडिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फुरो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक बेसिन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर जनरली क्या है आपके पानी की कमी है वहां ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कितना पानी देना है वो चीज, ठीक है, किस स्टेज पर पानी देना है, क्रॉप की किस स्टेज पर पानी देना है। जैसे आपने गेहूं के अंदर पढ़ा होगा कि टोटल कितनी 6 क्रिटिकल स्टेज होती हैं जहां पर ये हमें सिंचाई देनी होती है, और उसमें भी जो सबसे आपकी ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। कौन सी, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती है वहां पर हमको क्या है पानी देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये स्टेज क्या है आपकी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब यानी ये एक ऐसी स्टेज है अगर आपने स्टेज पर पानी नहीं दिया तो यील्ड क्या है आपका काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अब क्राउन रूट इनिशिएशन क्या है उसको समझो। क्राउन रूट इनिशिएशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी तो है लेकिन आपको ये चीज़ आज तक पता नहीं होगी। आपने CRI स्टेज पढ़ी है लेकिन CRI स्टेज किसे कहते हैं ये आपको पता नहीं होगा। देखो ये क्या है आपका गेहूं का पौधा है, बीज है, हल्का सा टाइम देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रही है। ठीक है, अब ये गेहूं का बीज जो है उग गया, यानी कि इसने जर्मिनेट हो गया है। तो जब ये जर्मिनेट हुआ है तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं जो कि क्या है रूट और स्टेम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ से जड़ें निकलना क्या है स्टार्ट होती हैं। यहाँ से जब जड़ें निकलना स्टार्ट होती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है। और जब ये जड़ें निकलती हैं उस समय क्या है ये पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। तेज़ी से ग्रोथ क्यों करता है, क्योंकि इस समय क्या है इसकी जड़ें क्या है ज़्यादा हो चुकी हैं। जड़ें ज़्यादा हो चुकी हैं तो ये न्यूट्रिएंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और न्यूट्रिएंट ज़्यादा एब्जॉर्ब कब होंगे, जब क्या है वो न्यूट्रिएंट सोल्यूबल फॉर्म में होंगे, यानी घुलनशील अवस्था में होंगे। और घुलनशील अवस्था में कब होंगे, जब सोइल के अंदर क्या है आपका पानी होगा। तो
तो इसीलिए क्राउन रूट इनिशिएशन पर इरिगेशन करना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो कब इरिगेशन करनी है, कितना पानी देना है, किस मेथड से पानी देना है, ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बताता है। नेक्स्ट अब बताइए, पानी हमने दे दिया, अब उसके बाद क्या आएगा, क्रॉप प्रोटेक्शन, है ना। हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है किससे, इंसेक्ट से, पेस्ट से और डिजीज से। इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज से, फसलों के अंदर आपके कीड़े भी लगेंगे, बीमारियां भी लगेंगी, तो उनसे क्या करना है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आपका नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल कौन सा है, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, यानी फसल सुरक्षा उपाय, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको जो जनरली आपका वीड से प्रोटेक्ट करना है, यानी वीड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको इंसेक्ट का कंट्रोल करना है तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगर डिजीज का इस्तेमाल करना, लाइक फंगस, कोई फंगल वाली कोई डिजीज है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू होगी, उसका कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। बैक्टीरियल कोई डिजीज है तो बैक्टीरीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से क्या हम अलग अलग जो है मेथड यूज करते हैं। अब इनमें भी कौन कौन से मेथड है आपके, देखिए पहला आ जाता है जनरली कौन सा, फिजिकल मेथड। तो हम यहाँ पर जो है आगे चल के बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये टर्म आपने सुनी होगी, तो आगे चल के हम बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है हम यहाँ पर मैकेनिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। देन लास्ट में जो है हम क्या है, केमिकल मेथड पर आते हैं। यानी इस तरीके से, इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि क्या है, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी जो है बढ़ता रहे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रिंसिपल अब कौन सा आ जाएगा। अब आपने क्रॉप प्रोटेक्ट कर लिया, अब अल्टीमेट क्रॉप क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। आप क्या करेंगे, आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, उसको आप हार्वेस्ट कर लेंगे। तो हार्वेस्ट हमें किस समय करना है, हार्वेस्ट हमें किस समय करना है वो हमें पता चलेगा क्रॉप के, यानी कि जो सीड होंगे, उसके बीज होंगे, उसको टेस्ट करके। अब टेस्ट कैसे करेंगे, है ना, लेबोरेटरी के अंदर ले जाएंगे टेस्ट करने के लिए। अरे नहीं, लेबोरेटरी के अंदर नहीं करना है। हम क्या करेंगे, देखिए किसान जो होते हैं उनके पास, कल मैंने बताया था ना, स्किल, आर्ट जिसे कहते हैं, कला जिसे कहते हैं, किसान के पास वो कला होती है, वो आर्ट होती है, वो स्किल होती है। वो पहचान लेते हैं कि हाँ फसल जो है मैच्योर हो चुकी है और इसे हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक होता है बाइट टेस्ट, है ना, एक होता है बाइट टेस्ट। बाइट टेस्ट क्या होता है, हाँ, आपके छोटे भाई या छोटी बहन ने कभी आपको काटा है ना, छोटे भाई या छोटे भाई ने, बहन ने कभी आपको दांत मारा है बाजू में, मारा होगा जरूर, मुझे तो मारा है भाई, है ना। छोटे भाई या छोटी बहन ने नहीं, मतलब दूसरे बच्चों ने, छोटे बच्चों ने। तो ये चीज क्या है, इसको ही हम बाइट टेस्ट कहते हैं। यानी कि किसान क्या करता है, जैसे गेहूं की फसल लगा लीजिए, किसान क्या करता है, बीजों को लेगा और अपने मुंह में डालता है और उसको काटता है। अगर क्या है, उसमें कटक कटक ऐसी आवाज आती है ना, ऐसे करके मुंह चलाते हैं और उसकी आवाज आती है कट कट सिंगा, तो वो क्या कहलाता है, बाइट टेस्ट कहलाता है। यानी कि क्रॉप क्या है आपकी मैच्योर हो चुकी है, उसे हार्वेस्ट हम कर सकते हैं। तो लगभग क्या है, लगभग आपका जो है 18 से 20% के आसपास जब मॉइस्चर होती है, तब क्या है, मैक्सिमम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बाकी वेजिटेबल और यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप की मैच्योरिटी अलग होती है और आपका एग्रोनॉमिकल क्रॉप की मैच्योरिटी अलग होती है, वो आपका वेरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या फाइनली क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो देखा प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, अब बताओ आपका क्या बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी अब बताओ आपका क्या बता रहा है। मैंने बताया था ना लास्ट में, क्लास के एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, अब वो चीज आ चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी आपको क्या बता रहा है, यहां पर ये बताओ मुझे, क्या डिफाइन कर रहा है वो, बोलो। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी आपको ये बता रहा है, क्या चीज बता रहा है, देखो ये आपकी वो कहाँ गई स्लाइड, हाँ ये रही। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी आपको ये बता रहा है कि हमें फसल की प्लानिंग कैसे करनी है, फसल की बुआई कैसे करनी, खेत की तैयारी कैसे करनी है, फीज वैरायटी कौन सी सिलेक्ट करनी है, फिर उसकी बुआई कैसे करनी है, फिर उसकी जो है उसके अंदर जो वीड है, खरपतवार है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद उसकी सिंचाई कैसे करनी है, उनको इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज से कैसे बचाना है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। यानी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी ये बता रहा है कि बुआई से लेके या खेत की तैयारी से लेके हार्वेस्टिंग तक हमें सारी प्रैक्टिसेस, सारे मैनेजमेंट जो है, रिसोर्सिस के मैनेजमेंट हमें कैसे करने हैं। समझ
समझ आ गई प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के सिद्धांत हमें क्या बता रहे हैं। अब बात यह आ जाती है, देखिए मैंने जो पीछे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बताए या सस्य विज्ञान के सिद्धांत बताए, वो आपको बताने का पर्पस ये था, अगर आपके थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो है आपका वीट के क्रॉप प्रोडक्शन को बताओ या फिर आपका पैडी के क्रॉप प्रोडक्शन को बताओ, मेज के क्रॉप प्रोडक्शन को बताओ, तो आपको कोई समस्या ना हो, वहां पर आपके स्टेप ऊपर नीचे ना हो, एक पर्टिकुलर हर एक सीक्वेंस में आप वहां पर लिखते चलें कि किस तरीके से जो है हमें क्या करना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, तो वो वाला पोर्शन आपको नहीं लिखना होता है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप लैंड प्रिपरेशन पे जाएंगे, लैंड प्रिपरेशन के बाद आप क्या करेंगे, वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, सीड का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आप क्या है सीड का सिलेक्शन करने के बाद उसके सोइंग करेंगे। सोइंग के अंदर क्या है, आपको सोइंग मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोइंग के लिए कितना सीड रेट यूज कर रहे हैं, सोइंग की डेप्थ कितनी इस्तेमाल में ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सीड ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी चीज आपको बतानी है। सोइंग आपने कर दी, उसके बाद सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, अब उसके अंदर खरपतवार आएंगे, उनको कंट्रोल करना है, यानी वीड मैनेजमेंट करना है। वीड मैनेजमेंट के साथ साथ आपको वाटर मैनेजमेंट करना है, वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ साथ आपको क्रॉप प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद फिर क्या है आपकी फाइनली क्रॉप जो है हार्वेस्ट कर ली जाएगी। सारे स्टेप क्लियर हो गए, और फिर क्या मिलेगा आपको बताओ, इतना आपने परिश्रम किया, इतना आपने श्रम किया, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, फल मिलेगा, और फल के रूप में क्या मिलेगा, यील्ड मिलेगा, यानी उत्पादन मिलेगा। ओके, तो अब देखिए आपके वो तो सारे स्टेप थे, प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, लेकिन अगर आपसे मान लीजिए कोई भी पूछ ले जनरली कि एग्रोनॉमी के कितने प्रिंसिपल होते हैं, तो आप क्या कहेंगे बताओ। अगर आपसे कोई भी राह चलता इंसान या कोई भी आपके सीनियर जूनियर आपके टीचर आपसे ये पूछ ले कि प्रिंसिपल के इतने कितने सिद्धांत होते हैं, जैसे मैं पूछ रहा हूं बताओ प्रिंसिपल के कितने सिद्धांत होते हैं, तो आप मुझे कितने बताएंगे, बोलो बोलो फटाफट बोलो, टाइम मत लगाओ, है ना, कितने होंगे नहीं पता, है ना। इसीलिए कह रहा था कि क्लास के एंड में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। तो प्रिंसिपल के जर्नली यानी मोटे मोटे की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल के टोटल 6 सिद्धांत होते हैं। कितने, 6 सिद्धांत होते हैं, और ये वो 6 सिद्धांत है, और इन 6 सिद्धांत के अंदर जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा है ना, वो सारा का सारा आपका कवर है। देखिए सबसे पहले आपका सीड सिलेक्शन यानी बीज की बुआई, बीज का सिलेक्शन करना एक हो गया, देन आपका सॉइल प्रिपरेशन का हो गया, इसके अलावा आपका इरिगेशन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीज प्रोटेक्शन, देन आपका हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट। तो ये आपके टोटल कितने 6 जो है प्रिंसिपल्स होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी वो स्टेप आपको सारे के सारे याद रखना है। अब मुझे बताइए किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी जो अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा, वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यूज आपको वहां पर मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, वो भी क्या है मेरे पर्सनली खुद के बनाए हुए, जिन्हें आपको पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आपकी राह जो है बहुत आसान वहां पर हो जाएगी। कोई आपका डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी कोई इंफॉर्मेशन कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पर क्या है कॉल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हर एक चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि सही बताऊं ना, आपके कमेंट जो हैं, आपके जो कमेंट आते हैं ना, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, या जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका व्यू है, रिव्यू है, ओरिजिनल रिव्यू दीजिएगा। उससे क्या है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हमारी जॉब है ये ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन वो चीज़ हमें खुशी देती है, और उसी खुशी के लिए मैं सुबह सुबह यहाँ पर आपके लिए ये क्लास लेने आया हूँ, ठीक है। तो क्लास के अंदर में यानी कि कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगी क्लास, आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं, और क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करना। इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे, क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था,
हाँ, इस क्लास के क्वेश्चन कोई नहीं है ना, इस क्लास का क्वेश्चन कोई नहीं है, इस क्लास का क्वेश्चन यही है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, और एग्जाम को जो है अच्छे से जो है इस बार क्या करना है, क्लियर करना, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, बाय बाय।